नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई, जो कि एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में पुनः बात करेंगे। सेक्शन 8(1) के अंतर्गत 10 प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप देने से रोक सकते हैं। यानी कि वो ऊपर लिखता है, देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव इंफॉर्मेशन टू एनी सिटीजन। जो उनके अंतर्गत लिखी हुई इंफॉर्मेशन है उसको देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, परंतु उसमें भी कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जो 20 साल पुरानी यदि इंफॉर्मेशन हो तो वो दी जा सकती है, उसकी पाबंदी हट जाती है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पीआईओ, एपेलेट अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी स्वयं भी इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो इस संबंध में हम तरतीब से एक एक हेड को लेके बात करेंगे। सबसे पहले आता है 8(1)A, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के बारे में हो और उसको देने से देश की एकता और अखंडता के ऊपर कोई खतरा मंडराता हो तो ऐसी सूचना हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार से सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अगर हों, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे हों, हिट होते हों, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमारे रिलेशंस खराब होते हों, तो ऐसी सूचना को भी हम रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से सेक्शन 8(1)A जो है रिलेट्स टू सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको ढंग से एग्जामिन करनी है कि इसको देने से कोई खतरा तो नहीं हो जाएगा। शुरू में किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ सूचना मांगी थी कि हमें ये बताया जाए कि हमारी आर्मी में कितनी पोस्टें हैं और कितनी खाली हैं और कितनी भरी हुई हैं, परंतु उन्होंने इसको देने का प्रयास किया और बता दिया कि इतने % पोस्टें खाली हैं और इतने % भरी हुई हैं। हालांकि ये भी इंफॉर्मेशन रोकी जा सकती थी, बट दे डेयर टू गिव दिस इंफॉर्मेशन। परंतु अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आर्मी यूनिट ये चाहती है कि हमारे को भी एग्जेम्प्टेड क्लास में ले लिया जाए, 24 सेक्शन के अंतर्गत नोटिफाई कर दिया जाए, ताकि हम भी एग्जेम्प्ट हो जाएं और हमारे को रोज़मर्रा की सूचना ना देनी पड़े। परंतु इस पर अभी निर्णय होना है। इसके अलावा ये ऐसी सूचना है जो 20 साल पुरानी होने के बावजूद भी नहीं ओपन होगी, नहीं दी जा सकेगी। तो इसमें हर इशू के ऊपर आपको निर्णय जो है एक्टिविटी वाइज देश की एकता और अखंडता को देखते हुए निर्णय लेना है, ताकि ऐसी सूचना ना दे बैठें जो कि हमें हार्मफुल सिद्ध हो। हालांकि पीआईओ महोदय को सेक्शन 21 के अंतर्गत ये इम्यूनिटी मिली हुई है कि यदि वो कोई गलती से इंफॉर्मेशन गुड फेथ में दे देता है तो उसके विरुद्ध कोई केस नहीं चलाया जाएगा और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परंतु ये इम्यूनिटी क्लास होने के बावजूद भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है 8(1)C, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड बी लीड टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। ये सूचना भी भले ही 20 साल पुरानी हो नहीं दी जा सकती। इट विल नॉट बी ओपन आफ्टर 20 years। तो इसमें जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामले में पार्लियामेंट ने कुछ एक रूल्स बना रखे हैं किस प्रकार की इंफॉर्मेशन देने से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स पढ़ने होंगे कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर सूचना नहीं दी जा सकती।
जैसे एक उदाहरण के लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में ये भी आता है कि यदि कोई आप अनाउंसमेंट करना चाहते हैं इम्पोर्टेंट इशू पर, परंतु पार्लियामेंट इज इन सेशन, तो पहले आप पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनको बताएंगे और जनता को इसकी सूचना बाद में देंगे, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। इसी प्रकार के कई और भी एस्पेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है या नहीं। नॉर्मली ये सूचना जो है पार्लियामेंटेरियंस के बारे में होगी, पार्लियामेंट के बारे में होगी, अतः उन्हीं से रिलेटेड होनी चाहिए बाय एंड लार्ज। इसके बाद हमारा आता है 8(1)I, कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी हम किसी को नहीं दे सकते कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या बातचीत हुई, किसने क्या कहा, सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स के क्या विचार थे, ये भी 20 साल बाद भी ओपन नहीं हो सकती। परंतु इसमें आगे जो प्रोवियो है वो ये कहता है कि ऐसे मामलों में डिसीजन होने के बाद हम पब्लिक को बता सकते हैं कि क्या डिसीजन लिया गया था, किस आधार पर यह डिसीजन लिया गया था, और इससे रिलेटेड जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो कैबिनेट पेपर एज सच हम 20 साल पुराना हो वो भी नहीं दे सकते, बस उससे रिलेटेड मटेरियल जिस पे हमने डिपेंड होकर ये डिसीजन लिया है उसकी जानकारी हम दे सकते हैं। और कैबिनेट में क्या क्या चर्चा हुआ, किसने क्या क्या कहा, अगेंस्ट कहा या फॉर में कहा, ये सब बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन है जो 20 साल पुरानी भी हो जाएं तो भी हम नहीं दे पाएंगे। अतः इन तीनों एस्पेक्ट्स में हमें बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा और सिचुएशन के अनुसार से कोई भी सूचना देने का प्रयास नहीं करना होगा। परंतु जब भी उत्तर देंगे हम सेक्शन को कोट करेंगे, रीजनिंग देंगे। यदि कोई इसके बारे में CIC की डिसीजन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के डिसीजन है या कोर्ट की रूलिंग है तो उनको कोट कर देंगे ताकि एप्लीकेंट को पता लग जाए कि ये सूचना क्यों नहीं दी जा रही। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कोर्ट केसेस। कुछ केसेस में कोर्ट्स ने आदेश दे रखा होता है कि इस जजमेंट को या इस सूचना को आप किसी को भी नहीं देंगे। यदि हम ऐसी सूचना दे बैठेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गोधरा कांड की रिपोर्ट के बारे में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि इस रिपोर्ट को आप पार्लियामेंट में पेश नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी, परंतु गोधरा कांड के इस मामले में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ना कि पार्लियामेंट को जब नहीं दे सकते तो सिटीजन को भी नहीं दे सकते। थंब रूल यही है, वट एवर कैन बी गिवन टू पार्लियामेंटेरियन कैन बी शेयर्ड विद द सिटीजन्स एंड वाइस वर्सा। इसलिए यदि हम गुजरात हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा। ऐसे मामले जो हैं सेक्शन 8(1)B के अंतर्गत कवर होते हैं, यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या कोर्ट द्वारा रोकी गई इन सूचना को हम जनता को नहीं देंगे, भले ही उसमें जनता का हित होता हो या ना होता हो। परंतु ये सूचना भी हालांकि 20 साल बाद ओपन होने वाली कैटेगरी में आ जाती है, परंतु जब तक हाई कोर्ट की परमिशन ना लें या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ना लें या जिस कोर्ट ने इस पे स्टॉपर लगा रखा है उसकी परमिशन ना लें, इसको हमें शेयर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये हुए 4 केसेस। परंतु इसके बाद 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के विम्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आदमी इंफॉर्मेशन इन फाइड्यूशरी रिलेशनशिप के बारे में सेक्शन 8(1)E
वो कहता है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू ए पर्सन इन हिज फाइडेंशियल रिलेशनशिप वो भी नहीं दी जा सकती, परंतु कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यदि उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दिखता है तो उसके आदेशों से वो डिस्क्लोज की जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी सूचना या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तक पहुंचाई जाए कि भाई एप्लीकेंट ने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, इसमें उसने पब्लिक इंटरेस्ट प्रूव करने का प्रयास किया है, ये आर्गूमेंट्स दिए हैं, अब आप इसमें निर्णय लें कि इन्फॉर्मेशन दी जाए या ना दी जाए। परंतु एप्लीकेंट को भी इसके बारे में या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेटर एड्रेस कर देना चाहिए कि मुझे निम्नलिखित सूचना दी जाए, इट अंडर सेक्शन सच क्लास आप कॉम्पिटेंट हैं और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या पब्लिक इंटरेस्ट है और क्यों मुझे चाहिए। तो ऐसे मामलों में एप्लीकेंट हैज आल्सो टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू प्लीड हिज केस बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि उसको क्या सूचना चाहिए, क्यों चाहिए, और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या वारंट करता है, क्यों सूचना उसको दे दी जाए। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी महोदय उसके ऊपर निर्णय लेंगे और उसके बाद ही ऐसी सूचना को शेयर किया जा सकता है। ये है सेक्शन 8(1)(e)। इसी प्रकार से 8(1)(d) भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें लिखा हुआ है कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये नहीं दी जा सकती, परंतु यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट देखता है तो वो इसको दे सकता है। यानी कि अगर आप ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो इसके लिए भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए और रीजनिंग देनी चाहिए कि आपको ये सूचना क्यों चाहिए और इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, ताकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एग्जामिन करके अपना निर्णय दे सके। सो ये दो एस्पेक्ट 8(1)(d) और 8(1)(e), इनमें दोनों बेटर होगा कि कोई भी एप्लीकेंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आरटीए की रिक्वेस्ट एड्रेस करे, उसमें पूरे आर्गूमेंट्स दे, सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स दे, और क्यों चाहता है इन्फॉर्मेशन और किस क्लास में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको देने के लिए आदेश दे सकती है, ये सब बताते हुए उसकी डिमांड करे। इसके बाद जो पीआईओ है उसको चाहिए कि इन दोनों एस्पेक्ट्स पे वो पूरी तरह से केस को एग्जामिन करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक फाइल को भेजें, ताकि यदि वहाँ करते हैं तो सूचना दे दी जाएगी, अगर वो ना करते हैं तो डिप्राइव कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से सेक्शन 8(d) और E दोनों ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन देने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी महोदय को फाइल दिखाना आवश्यक हो जाता है, परंतु इसके लिए एप्लीकेंट को भी तरद्दद करना पड़ेगा कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक इसको अप्रोच करे और अपनी रीजनिंग और फैक्ट्स को जो है एप्लीकेशन में स्पष्ट करने का प्रयास करे और ग्राउंड्स जिसके आधार पर वो मांग रहा है वो स्पष्ट करे और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रूव करने का भी प्रयास करे। इसके बाद है 8(1)(j) इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू personal information and disclosure of which may lead to any public which has no relationship to any public authority or interest। इन मामलों में बहुत सारे केसों में पहले लोगों की इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती रही है कि आपने मांगी, लोगों उन पीआईओ महोदय ने दे दी, परंतु अब जो है हाई कोर्ट्स की और सीआईसी की बहुत सारी ऐसी रूलिंग्स आ गई हैं जिसके अंतर्गत प्राइवेसी को देखा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है और बाय एंड लार्ज बहुत सारे केसों में हाई कोर्ट ने भी कहा है इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये इट इज़ पर्सनल टू द इंडिविजुअल और इसको शेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी भी अधिकारी के ऊपर क्या मुकदमा चल रहा है, उसको कितनी बार ट्रांसफ़र किया गया, कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, क्यों ट्रांसफ़र किया गया, इसका पब्लिक से कोई सरोकार नहीं है, अतः ऐसी सूचना नहीं दी जानी चाहिए। परंतु
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी यदि ये संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसी सूचना देने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो अपने लेवल पर भी डिसीजन ले सकते हैं। ये था 81J। अब 3-4 ऐसे एस्पेक्ट हैं, 3 एस्पेक्ट रह गए बाकी, जहाँ पर इंफॉर्मेशन यदि 20 साल पुरानी हो जाती है तो वो दी जा सकती है, परंतु उसको भी देने से पहले आपको इवेल्युएट करना आवश्यक है कि देना उचित होगा या नहीं। हर केस को मेरिट्स के ऊपर एग्जामिन करना होगा और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या कोर्ट्स की रूलिंग्स जो इन पे अवेलेबल हों वो आपको अवश्य देखनी चाहिए। इस प्रकार से सेक्शन 21F ये कहता है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। यदि आपको कॉन्फिडेंशियली किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो आप 20 साल पुरानी है तो दे सकते हैं, परंतु विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को देखना है कि हमारे उसके साथ कोई रिलेशंस बिगड़ तो नहीं जाएंगे या वो फ्यूचर में हमें इंफॉर्मेशन देना बंद तो नहीं कर देगा। तो इस प्रकार से सेंसिटिव इशू है ये भी। इसमें हालांकि खुल तो जाती है इंफॉर्मेशन, परंतु विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं, उसकी अप्रूवल लेना उचित होगा। इसके बाद आता है 81G, इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। यदि इंफॉर्मेशन प्रदान करने से किसी व्यक्ति की लाइफ या सेफ्टी को डेंजर हो जाता है तो ऐसी इंफॉर्मेशन हालांकि 20 साल बाद खुल तो सकती है, परंतु इसमें भी विचार करना होगा कि क्या उसको दें एप्लीकेंट को या थर्ड पार्टी को हम डेंजर में डाल रहे हैं। सो इट आल्सो कॉल्स फॉर सीरियस कंसिडरेशन एट द लेवल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। यदि कोई सूचना देने से हमारा जो केस है वो कमज़ोर पड़ता हो, जिसमें अभी केस में प्रोग्रेस चल रही है, इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोग्रेस, या कोर्ट के अंदर केस एडवांस स्टेज पर है और लॉ ऑफ एस्टॉपल न लग जाए, ऐसे मामलों में भी कई दफ़ा एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं, परंतु यहाँ भी 20 साल बाद इंफॉर्मेशन खोलने के लिए प्रावधान सेक्शन 8 में ही कर रखा है। तो इसलिए ऐसे सब मामलों को मिटिकुलसली एग्जामिन करने की ज़रूरत है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखने की ज़रूरत है और उसके बाद ही आप निर्णय लें कि ये सूचना दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से सेक्शन 8(1) के अंतर्गत 3 सूचनाएं तो बिल्कुल आप नहीं देंगे, जिनमें है सबसे पहले सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसके बाद इंफॉर्मेशन disclosure of which will prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, information which would lead to breach of privilege of parliament, ये नहीं देंगे। sovereignty integrity से related information नहीं दे देंगे, भले ही वो 20 साल पुरानी हो जाए तो भी नहीं खुलेंगी। और कैबिनेट पेपर्स ये भी आप नहीं देंगे, परंतु कैबिनेट रिलेटेड से मटेरियल डिसीजन होने के बाद दिया जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ जो इंफॉर्मेशन है फाइड्यूशरी रिलेशनशिप के बारे में और ट्रेड एंड कॉमर्स सीक्रेट के बारे में, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी महोदय तक केस अवश्य भेजें ताकि वो अपनी कंसेंट दें, तभी आप इंफॉर्मेशन देंगे, वरना इसको भी टर्न डाउन कर देंगे। सो इन मामलों में उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की यस या नो आवश्यकता है और एप्लीकेंट को भी चाहिए कि अपना केस जो है वो पूरी तरह से बनाए ताकि पब्लिक इंटरेस्ट बता पाए। नॉर्मली पब्लिक इंटरेस्ट की क्या डिफिनीशन है ये आज तक कोई नहीं बता सका कि किसको पब्लिक इंटरेस्ट में कहेंगे और किसको नहीं करेंगे, क्योंकि आप रोज़ देखते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 20 एप्लीकेशन पब्लिक इंटरेस्ट की लग जाती हैं, परंतु हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनको रिजेक्ट करके ना केवल रिजेक्ट करते हैं बल्कि उनको पर जुर्माना भी लगा देते हैं। सो इंडियन लॉज के अंदर
कोई कंक्रीट ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। शेष इन्फॉर्मेशन को आप जो है पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिन करते हुए जो दे सकते हैं वो दे दीजिए, भले ही दे दीजिए, परंतु अगर नहीं दे सकते तो उसमें रिस्क मत लीजिए। हालांकि आपको इम्यूनिटी मिली हुई है, परंतु उसके बावजूद भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। सेम इज ट्रू फॉर एपेलेट अथॉरिटीज आल्सो। इस प्रकार से 20 साल पुरानी इंफॉर्मेशन कहीं की खुल जाती है, उसके बाद भी नहीं दी जाएगी। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में हालांकि 20 साल बाद वो खुल तो सकती है लीगली, परंतु कोर्ट तो कंटेम्प्ट पिटीशन दायर कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है कि जब मैंने कहा था कि आप इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, भले ही ये 20 साल पुरानी हो गई है, आपने क्यों डिस्क्लोज कर दिया। सो विदाउट देयर अप्रूवल वी मस्ट नॉट टेक रिस्क ऑन आवर पार्ट। सो इस प्रकार से सेक्शन 8(1) को आपको बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही आराम से एग्जामिन करना होगा और उसके बाद ही निर्णय कन्वे करना होगा। परंतु जब भी आपको आवश्यकता पड़े, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अपने सीनियर्स को अवश्य कंसल्ट कर लें, ताकि इन्फॉर्मेशन जो देने लायक है उसको रोकें भी नहीं अननेसेसरली। तो इस प्रकार से सेक्शन 8(1) बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। 9 भी इसी का कॉपीराइट के बारे में है, उसमें भी आपको देखना होगा कि इन्फॉर्मेशन रोकी जाए या दे दी जाए। जहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व मिलती हो, जैसे हो सकता है फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का भी एंगल आता हो, ट्रेड एंड कॉमर्स सीक्रेट में किसी थर्ड पार्टी का भी एंगल आता हो, वहाँ सेक्शन 11 के अनुसार अवश्य कार्रवाई करें, थर्ड पार्टी को नोटिस अवश्य दें, उसको रेस्पॉन्स देने का समय दें, उसको सुनवाई करने का प्रयास करें, ताकि लॉ, नेचुरल जस्टिस मीट आउट हो सके और उसके बाद ही निर्णय लें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सीरीज में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।